तो नहीं हुआ कि नॉर्थ की बात हो रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात हो रही है। ठीक है, पहला चीज ये आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद मुगल काल को जानते हैं आप, इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका, और भारत में कुछ अलग ज्यादा ही योगदान है, जिन्हें हम लोग बोला गया मुगल काल। ठीक है, और उसके बाद ये काल क्या है, पहले तीनों चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तीनों चीजों से पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इस मुगल की बात करेंगे। ठीक है, काल मतलब समझ रहे हैं, समय, मुगल और काल। भारत में मुगल काल कब से कब तक था? ठीक है, सबसे पहले ये मुगल आखिर थे कौन, मुगल जो थे वे थे कौन? ठीक है, मुगल थे कौन? तो मुगल जो थे वो मुस्लिम शासक थे। मुगल जो थे ईरान से आए हुए मुस्लिम शासकों में से अंतिम सबसे लोग थे। ईरान से आए हुए तुर्क, पहले तो तुर्क से लोग आए, तुर्की से लोग आए थे। उसके बाद मुगल जो थे वो ईरान से आए। ठीक है, ईरान होते हुए भारत में वो प्रवेश किए, और ईरानियों ने अपने एक मुगल वंश को नींव रखी। मुगल अपना एक वंश को नींव रखा, जिसका नाम रखा गया मुगल वंश। ठीक है, अपने एक नींव का वंश रखा, यानी अपने वंश का नींव रखा गया भारत में, इसलिए उसका नाम पड़ गया मुगल काल, मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश मुगलों के थे वो, इसलिए मुगल वंश उसका नाम पड़ गया। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि मुगल काल क्या था। बस यहाँ पर हम केवल मुगल जो शब्द यहाँ आया है उससे रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं कि प्रारंभिक मुगल शासक, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर। अब पहले ये समझ में आया मुगल काल, एक मुगलों का जो काल था, मुगलों का जो दौर था भारत में, मुगलों का जो दौर था उसे ही मुगल काल कहा गया, उसे ही मुगल काल कहा जा रहा है। ठीक है, भारत में मुगलों का जो काल था, मुगलों का जो समय था, उसे ही मुगल काल कहा गया। अब ये मुगल काल के पहले हमने यहाँ लगाया है प्रारंभिक, और यहाँ हम लोगों को पढ़ना है उत्तर। प्रारंभिक का मतलब हो गया पहले वाले, और उत्तर का मतलब हो गया बाद वाले। अब यहाँ पर मुगल काल में पहले वाले और बाद वाले का मतलब क्या है? पहले वाले का मतलब है कि यह जो शासक थे, मुगल शासक, जो आरंभिक मुगल शासक थे, वो बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही ताकतवर थे। उनका वर्चस्व था भारत में, भारत के आसपास और भारत के क्षेत्रों में। इनका प्रारंभिक, जितने भी प्रारंभिक मुगल शासक थे, उनका अपना एक वर्चस्व था। वो सम्राट कहे जाते थे, वो एक बहुत बड़े राजा थे, है ना। उनका बोलबाला हुआ करता था पूरे भारत और आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, पर उत्तर मुगल काल के जितने भी शासक आए वो भी मुगल काल से संबंधित ही थे, वो भी मुगल वंश ही थे, वो भी मुगल वंश ही थे। पर उत्तर मुगल काल उस दौर को कहा जाता है जहां पर मुगल वंश अपनी ढलान की ओर जाने लगा, मुगल वंश अपनी ढलान की ओर जाने लगा, यानी अपने यानी कमजोर होने लगा, मुगल वंश खुद पे कमजोर होने लगा। तो पहले आपको बताते हैं मुगल शासक के बारे में। प्रारंभिक मुगल शासकों में से ये जो मुगल शासक हैं, ये 6 मुगल शासक हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली थे, जो आपको इनके बारे में पढ़ना है मध्यकालीन भारत में। ठीक है, इनके बारे में आपको भैया ये प्रारंभिक मुगल शासक थे ना? ये प्रारंभिक मुगल शासक थे जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, और उसके बाद उस वंश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और भारत पर भी बहुत अच्छे तरीके से राज किया। एक तरीके से कहें तो भारत को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ठीक है, तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे जी? याद है, कुछ पढ़े हैं, ध्यान में है? अभी हिस्ट्री देखिए, मुगल वंश के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ये बाबर नहीं था। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर ही ठीक है, थे। मुगल हाँ। वंश के संस्थापक थे बाबर, जिन्होंने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। जिन्होंने भैया 1526। हाँ, बाबर का पापा का नाम क्या था? बाबर के पापा का नाम, ये तो हमको भी नहीं पता है कि बाबर के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, शायद बाबर से पहले कोई थे जो। बाबर से पहले इब्राहिम लोदी था। बाबर से पहले मुगल शासक, यानी दिल्ली पर जो शासन करता था, यानी भारत पे जो शासन करता था, वो इब्राहिम लोदी था।
ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसके हाँ। साथ बाबर ने 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके बाद से ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। इससे पहले भारत में लोदी वंश था। ठीक है, इससे पहले भारत में लोदी वंश था, उससे पहले सैयद वंश था, उससे पहले खिलजी वंश था, उससे पहले तुगलक वंश था और उससे पहले गुलाम वंश था। ठीक है, कौन वंश किया सबसे ये पहले? सबसे पहले गुलाम वंश गुलाम वंश। 1210 ईस्वी में गुलाम वंश भारत में आए, गुलाम वंश। फिर गुलाम खिलजी। वंश का संस्थापक? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, गुलाम वंश, फिर वो आपको प्राचीन वो मध्यकालीन भारत में आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, लोदी वंश का एक शासक, समृद्ध शासक था इब्राहिम लोदी, जो उस समय भारत पर शासन कर रहा था। उसी समय बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ, जिसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली का गद्दी हथिया लिया और दिल्ली पर मुगल शासक का वंश रखा, मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, तो बाबर जो था वो 1526 से 1530 तक रहा। ठीक है, ये एक समृद्ध शासक था और इन्होंने बहुत ही कम समय तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे, यानी भारत पर शासन बहुत ही कम समय तक किया। लगभग यहाँ हम दिल्ली का शासन कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भारत उस समय बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, भारत बहुत छोटे छोटे। भैया, ये मुगल शासक मतलब मुगल मुगल काल सबसे लास्ट का ये वंश था ना? मुगल वंश सबसे लास्ट का वंश था ना? हाँ, मुगल वंश सबसे लास्ट का अंतिम वंश था। भारत पे राज्य करने वाला जो राजा कहलाने वाले शासक थे, वो मुगल वंश सबसे अंत वाले थे। इसके बाद ब्रिटिश आ गए और ब्रिटिश ने भारत पर अपनी हुकूमत लगाई और इनको ख़त्म करने पर भी ज़्यादातर उन्हीं का योगदान था। इनको मुगल वंश को ख़त्म करने का ज़्यादातर योगदान ब्रिटिशों को ही जाता है। ठीक है, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे। तो देखिए, पहला तो आपको बता दें कि ये मुगल वंश थे कहाँ पर। ठीक है ना, मुगल वंश लगभग ये दिल्ली है आपका, ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ दिल्ली वाला, केवल दिल्ली वाला क्षेत्र, केवल दिल्ली वाला क्षेत्र वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। दिल्ली पर शासन करना, दिल्ली पर शासन करने का मतलब है कि ये केंद्र था दिल्ली, इधर से भी बातें होती थी, इधर भी होता था काम, इधर भी हो जाता था काम और यहाँ भी काम हो जाता था, सेंटर में शासन कर रहे थे। ठीक है, सम्राट थे, सम्राट सब थे। ठीक है, 1526 भैया से 15। भैया, मुगल मुगल वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? आएंगे, सब आएंगे। मुगल वंश का अंतिम नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जफर भी कहा जाता था। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये बस आपको बता देते हैं हम कि मुगल वंश का जो प्रारंभिक शासक थे वो कौन थे। तो पहला बाबर 1526 से 1530, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने अपना राजगद्दी संभाला था और इनका जितना भी साल था वो सब युद्ध में ही चला गया था। याद होगा तो आपको। ठीक है, ये वाला भी बताएंगे। ठीक है ना, इसको भी बताएंगे। 1526 से 1530 तक आपको सबसे पहले इनका टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा और सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाबर के बेटे थे हुमायूं, बाबर के बेटे थे हुमायूं, जो 1530 से 1556 तक मुगल शासक के रूप में बने रहे। इनका शासन दो भागों में बटा था। इनका शासन जो था वो दो खंडों में बटा हुआ था। पहले इन्होंने शासन किया 1530 से 1540 तक। ठीक है, 1530 से 1540 40। तक। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह आए, सॉरी, उसके बाद आपका एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था, नाम भूल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। भैया ये क्या था? अरे क्या नाम था? 1530 से 1540 तक था वो, ये रहे थे, हुमायूं शेरशाह रहे थे। सूरी। और इसके बाद शेरशाह आए थे। इसके बाद शेरशाह ने
इसे यहाँ से भगा दिया था, इसे हरा करके यहाँ से भगा दिया था और दिल्ली पर सूर्य वंश का संस्थापन किया था। दिल्ली पर सूर्य वंश का सूर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद सूरी जो थे वो बहुत अच्छे शासक थे ना। लगभग लगभग अच्छे शासक थे। उनके द्वारा बहुत सारी चीजें भारत में बनवाई गई थी। और रोड जितना भी मतलब बहुत सारे रोड का निर्माण भी कर, कोई एनएच सब भैया जो बहुत सारे रोड का निर्माण नहीं कराया गया था। ग्रैंड ट्रंक की मरम्मत करवाई गई थी। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, जिसे एनएच अभी कहा जाता है, उनकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, उन्होंने ही बहुत सारे चीजें काम करवाया था उन्होंने। रोहतास का किला, दिल्ली का किला है कोहाना, बहुत सारी चीजें उनके द्वारा करवाई गई थी। डाक प्रथा का प्रचलन भी उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा प्रथा भैया? डाक प्रथा। डाक प्रथा पाटलिपुत्र को पटना के नाम से इन्होंने ही स्थापित किया था 1541 में। ठीक है, तो 1540 तक, फिर 1540 में हुमायूं को शेरशाह के द्वारा पराजित करके उसे बाहर भगा दिया गया और वो हुमायूं निर्वासित होकर के बाहर चला गया। उसके बाद फिर वो 1555 में आया। उसके बाद वो 1555 में आया, 1555 में आया जब उसने सरहिंद का युद्ध लड़ा और शेरशाह के ही जो क्या बोलेंगे पौत्र थे, उनको हरा करके फिर से 1555 में ये मुगल वंश पर गद्दी पर बैठे। 1555 में ये मुगल वंश की गद्दी पर मुगल वंश पे बैठते हैं। ठीक है, फिर 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1556 के बाद सम्राट अकबर जो हुमायूं के उत्तराधिकार थे, हुमायूं के उत्तराधिकारी थे, अकबर सिंहासन पर बैठते हैं, मुगल वंश की गद्दी पर बैठते हैं और वो एक लंबे शासन काल तक, वो लगभग 50 साल तक शासन करते हैं। अकबर मुगल वंश पर दिल्ली में 50 साल तक, लगभग 50 साल तक शासन करते हैं। 1556 से 1605 तक, 1605 तक। उसके बाद अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन करते हैं। फिर जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां 1627 से 1657 तक, और उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 तक। तो ये जितने भी सम्राट थे, इन्होंने, ये भावी सम्राट थे एक तरह से कहा जाए तो। मुगल वंश का इनका बहुत योगदान था। ये मुगल शासकों में सबसे भावी सम्राट थे। इनके बाद जो भी शासक आए वो इनके तरह शक्तिशाली नहीं रहे, इनके तरह पावरफुल नहीं थे, इनकी तरह साम्राज्य चलाने का उनमें विशेषता नहीं थी। तो इन्हीं के बाद के जो भी शासक थे, इन्हीं के बाद के जो मुगल शासक, मुगल वंश के शासक थे, उन्हीं के कालों को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। जो उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति जब हुई थी भारत में, तब तक थी। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद से जितने भी मुगल शासक आते हैं, तो उनके समय को, उनके काल को ही हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं, जो 1707 से लेकर के 1857 तक का समय था। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, ये जो सारे हैं, ये सब उत्तर मुगल काल है। ये उत्तर मुगल काल के राजवंश हैं, जिनको आपको सीरियल बाय याद कर लेना है। ठीक है, कब याद कीजिएगा? कल याद होगा, कल कर लीजिएगा। देखिए अभी याद हो जाएगा, देखिए अभी याद हो जाएगा। इधर वाला फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इधर वाला फिर से एक बार देखते हैं। ये डेट एक बार में याद नहीं होगा, कब से कब तक थे। पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। ठीक है, पहला पीरियड काल मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी, और जो भावी सम्राटों का जो दौर था वो 1707 में, अप्रॉक्स 1707 के लगभग में खत्म होता है। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो एक जो सीरियल था भावी सम्राट का, शक्तिशाली सम्राट का, वो लगभग समाप्त होता है। उसके बाद उससे दुर्बल नेता, यानी उससे दुर्बल सम्राट, यानी
यानी जो लालच वाले सम्राट होते थे, जिनमें सत्ता पाने का अधिकार, सत्ता पाने के लिए वो राजा बनने की जो चाह होती थी, उसके कारण से वो लोग राजा बनते थे और उनमें योग्यता नहीं होती थी, राजा बनने की योग्यता नहीं होती थी। ठीक है, चलिए, तो संस्थापक थे बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, ये 6 ऐसे शासक जिन्होंने पूरे तरीके से मुगल वंश पर अपनी छाप छोड़ी थी और मुगल वंश को एक भारत का एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट शासकों में से नाम करवाया। उनके बाद जितने भी शासक आए, ये जो शासक थे वो उस योग्यता के नहीं थे, ये उस योग्यता के शासक नहीं थे जिस तरह के जिन तरह की योग्यता इनके पिछले शासकों में प्राप्त थी। ठीक है, तो 1707 में जब 1707 में जब देखिए, पहले हम लोग इनके नामों को जानेंगे और इनके टाइम पीरियड को जानेंगे, फिर उनके बारे में जानेंगे कि उनको क्या क्या उपनाम दिए गए, क्या क्या उन्हें कहा जाता था, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। उसके बाद आपको हम ले चलेंगे इनके कार्यों के बारे में, ये इनके कार्य क्या था, इन जहादर शाह का कार्य क्या था, फरुखसियर का काम क्या था, रफी उद दौराज क्या था, इन लोगों ने कुछ जो कार्य किए उनके बारे में ले चलेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब के जो पुत्र थे, औरंगजेब के 3 पुत्र थे। ठीक है, औरंगजेब के 3 पुत्र थे, वो अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले नाम याद रखते हैं। पहले औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं 1707 से लेकर के 1712 तक, बहुत कम समय के लिए बैठे हैं। ठीक है, इन्हें साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, साहिब बेखबर से किस मुगल शासक को जाना जाता है? साहिब बेखबर से किस मुगल शासक के नाम को जाना जाता है? तो साहिब बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह को। ठीक है, आप बहादुर शाह प्रथम भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, नामों में कंफ्यूजन नहीं होगा, बहादुर शाह। ठीक है, और देखिएगा अंतिम शासक भी बहादुर शाह ही था, पर ये बहादुर शाह द्वितीय है। अंतिम मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, ना कि बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद जो मुगल वंश की गद्दी पे बैठते हैं वो थे बहादुर शाह। 1707 से लेकर के 1712 तक इनका शासनकाल था। इन्हें साहिब बेखबर की उपाधि प्राप्त थी। 12 में इनकी मृत्यु के बाद आते हैं जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह ये 1712 में गद्दी पर बैठते हैं और बहुत ही कम समय, बस 1 साल के लिए, 1712 से 1713 तक ये गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, और इसके 1713 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, इन्हें लंपट मूर्ख की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, ये मूर्ख थे। अब किस कारण से मूर्ख थे, क्या था इनके बारे में, इन्हें क्यों लंपट मूर्ख कहा जाता था, ये सब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आगे। अभी केवल नामों को देख रहे हैं और सीरियल को देख रहे हैं। जहादर शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं फर्रुखसियर। दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं फर्रुखसियर। ठीक है, जो 1713 में, यानी जहादर शाह की मृत्यु के बाद 1713 में दिल्ली में गद्दी बैठते हैं और 1719 तक दिल्ली की गद्दी में बैठते रहते हैं, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, या कहें तो घृणित कायर की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, अगले ये 2 जो हैं, इनका नाम ज्यादातर किताबों में नहीं दिया रहेगा और इनकी ज्यादातर उपयोगिता भी नहीं है, फिर भी यहाँ डाल दिए हैं। रफी उद दौराज। ठीक है, रफी उद दौराज 1719, रफी उद दौराज 1719 और रफी उद दौला 1719, ये दोनों फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में गद्दी, यानी फर्रुखसियर की मृत्यु जब 1719 में होती है, 1719 में फर्रुखसियर की मृत्यु जब होती है फरवरी में, तो फरवरी में रफी उद दौराज मुगल शासक बनता है, दिल्ली गद्दी पर बैठता है। फिर 1719 में ही, यानी कुछ ही महीनों में इसकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी से, टीबी की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद रफी उद दौला को दिल्ली की गद्दी मिलती है। रफी उद दौला भी
कुछ समय तक ही गद्दी पर बैठता है, यानी सितंबर के आसपास तक गद्दी में बैठता है, और इसे भी एक बीमारी हो जाती है पेचिस, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो रफ़ी उद दौराज और रफ़ी उद दौला ये दोनों 1719 में ही समाप्त हो जाते हैं। फर्रुखसियर जो 1719 में मर गया, उसके बाद रफ़ी उद दौराज गद्दी पर बैठा, वो भी मर गया। रफ़ी उद दौला बैठा, वो भी मारा गया, वो भी मर गया। तीनों बीमारी से मर गया। तीनों नहीं, फर्रुखसियर को मारा गया था, फर्रुखसियर को मारा गया था। सब पढ़ेंगे किसने मारा, क्यों मारा। फर्रुखसियर की हत्या की गई थी। उसके बाद दराज को बनाया गया, दराज को दरजात को, सॉरी दराज बोले, दरजात को, रफ़ी उद दरजात को सिंहासन दिया गया, वो मर गया। फिर रफ़ी उद दौला को सिंहासन दिया गया, वो भी मर गया। इसके बाद जाकर के मोहम्मद शाह, ठीक है ना, कहीं कहीं किताबों में ये वाला डाटा नहीं दिया रहेगा, ठीक है, सीधे फर्रुखसियर से सीधे मोहम्मद शाह पर आएंगे, ठीक है। तो आपको सीरियल भी इसी तरीके से याद रखना है कि फर्रुखसियर, फिर आपको केवल पॉइंट याद रखने हैं कि फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में दो ऐसे शासक आए थे जिनकी जो दिल्ली पर शासन तो किए थे, पर बहुत कम समय की, कुछ महीनों की, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको केवल ध्यान में रखना है कि फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला आए थे। उसके बाद मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। उनके कर्तव्यों के कारण, उनके सॉफ्ट मिजाज के कारण उन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक था। इनका भी एक लंबा शासनकाल था, 1719 से 1748 तक, ठीक है। मोहम्मद शाह, उसके बाद नाम रिलेटेड है एकदम, मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर अहमद शाह 1748 से 1754 तक मुगल शासक की गद्दी पर बैठता है, मुगल सिंहासन पर बैठता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद आलमगीर द्वितीय आता है, जो 1754 से 1758 तक गद्दी पर बैठता है। आलमगीर द्वितीय के बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल 1759 से 1806 तक था। ये भी थोड़े लंबे समय तक मुगल शासक की गद्दी पर बैठते हैं। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। उसके बाद अकबर द्वितीय बैठते हैं गद्दी पर। शाह आलम की मृत्यु के बाद, शाह आलम की मृत्यु जब 1806 में हो जाती है, तो 1806 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली के सम्राट, दिल्ली की गद्दी पर अकबर द्वितीय बैठते हैं। 1806 से 1837 तक शासन करते हैं। और फिर जब 1837 में जब मुगल वंशक अकबर द्वितीय की मृत्यु होती है, तो बहादुर शाह जफर जिनका नाम है, जिन्हें कहा जाता है बहादुर शाह जफर, जिनका ओरिजिनल नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। 1837 से 1857 तक बैठते हैं। और 1857 के बाद जब मुगल जो वंश था, अंग्रेजों के द्वारा जब मुगल वंश की समाप्ति की घोषणा की जाती है और इन्हें बंदी बना करके रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1861 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु 1861 में हो जाती है। और वो 1857 तक ही, जब 1857 में क्या हुआ था, 1857 में कुछ बता सकते हैं जी? हरित क्रांति। 1857 में, 1967-68 में हुआ था विद्रोह हुआ था। क्या वो साल? विद्रोह हुआ था। विद्रोह हुआ था। विद्रोह, कौन सा विद्रोह? बहुत सारी संज्ञा दी गई उस विद्रोह को। सैनिक विद्रोह कहा जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में जब क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने ही किया था, जिसके बाद से उन्हें बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। और रंगून में उनकी 1861 ईस्वी में रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद मुगल वंश पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये है आपका मुगल वंश के शासक जो उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दौराज, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय,
अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को जफर के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इसके शब्द इसके नामों में जफर लगाया जाता है, बहादुर शाह जफर। ठीक है। अब इधर वाला जो बॉक्स है, इधर वाला जो बॉक्स है, ये संस्थापक के हैं। अवध, अवध को यूपी बोला जाता है अभी भी। ठीक है। अवध जो है वो यूपी का क्षेत्र है। अवध का स्थापना किया था, अवध के जो संस्थापक थे, यानी अवध को स्थापना नहीं किया था, अवध को पहले से ही था। अवध को जिन्होंने स्वतंत्र कराया था, किन से? मुगल शासकों से, जिन्होंने अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र कराया, अवध को, बंगाल को, हैदराबाद को, कर्नाटक को, जिन जिन राज्यों ने, जिन जिन लोगों ने स्वतंत्र कराया, उनके उनके नाम दिए गए। अवध को स्वतंत्रता, अवध किनके द्वारा स्वतंत्र हुआ था? अवध जो स्वतंत्रता, अवध की जो स्वतंत्रता प्राप्त की उसने, स्वतंत्रता किससे? स्वतंत्रता एक शब्द नहीं कहेंगे, अवध का संस्थापक राज्य, संस्थापक कहें या फिर वो मुगल वंशों के द्वारा उसे किसने स्वतंत्र कराया? तो अवध का जो क्षेत्र था उससे स्वतंत्र कराया शहादत खान है। ठीक है। प्रश्न किस तरीके से पूछेगा यहाँ? प्रश्न पूछ सकता है कि अवध के संस्थापक कौन है? शहादत खान। अवध का स्वतंत्रता किसने दिलाई थी? शहादत खान। इसी तरीके से बंगाल को स्वतंत्र कराया था मुगल वंशज से, मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त कराई थी। इससे मुगलों से हम कह रहे हैं, मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी बंगाल में। मुगलों से स्वतंत्रता किसने दिलाई? तो मुर्शिद कुली खान है। बंगाल के संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलीज खां, शायद नहीं बढ़िया से आया होगा, लिखा हुआ है यहाँ चिनकिलीज खां, चिनकिलीज खां है। ठीक है। चिनकिलीज नाम बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी में अगर लिख रहे हो तो। चिनकिलीज खां हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलीज खां, और कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां। ठीक है। कर्नाटक के जो संस्थापक थे वो थे सादुतुल्ला खां। चलिए यहाँ तक समझ में आई बात? आगे जो बोर्ड यहाँ पर भी जो स्क्रीन पे दिया गया है वो सारी बातें समझ में आए कि कौन चीज क्या क्या है? ठीक है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा तो नहीं गया अभी तक, फिर भी याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी हिस्ट्री से। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये जो पोर्शन है, ये टेबल वाला अंदर में जो पोर्शन है, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि किसे साहिब खबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को लंपट मूर्ख, जहादर शाह को घृणित कायर, फर्रुखसियर को रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को जफर, बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे जी? तो याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक बनाया गया है लोगों के द्वारा। ठीक है। बहुत सारा लोगों के द्वारा ट्रिक बनाया गया है, बहुत सारे लोग इसे रिवाइज कर करके याद कर लिए हैं। ठीक है। तो आप भी रिवाइज कर करके याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिक से याद कीजिएगा तो ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देखिए लिखा हुआ। ट्रिक भी थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा लंबा है। ट्रिक है क्या? देखिए क्या लिखा हुआ, बहादुर जहां फरुख मोहम्मद अहमद आसा अब। ठीक है, समझ में आया? बहादुर जहां फरुख, ये वाला एक बार में ठीक लिखे, है। बहादुर जहां फरुख मोहम्मद। ठीक है, ये वाला पहले एक बार में आएगा, एक वर्ड में जब एक फ्रेंच में जब आप बोलिएगा तो ये बहादुर जहां फरुख मोहम्मद, उसके बाद अहमद आसा अब। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन देखिए, बहादुर से क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम, जहां से हो जाएगा जहादर शाह, फरुख से हो जाएगा फरुखसियर। अब आपको यहाँ पर बताए थे हम, फरुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में दो आए थे, तो उनको आपको याद रखना है। फरुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में दो आए थे, एक रफी उद दराज और एक रफी उद दौला। तो फरुखसियर और मोहम्मद के बीच 1719 में, 1719 में, ये आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो बहादुर जहां फरुख और मोहम्मद से मोहम्मद, और बहादुर जहां फरुख मोहम्मद, और उसके बाद है अहमद। सेकंड वाला फेज में बोलेंगे अहमद आसा अब। अहमद से अहमद शाह, और आसा, आसा वाला में से आधा आधा कर दीजिएगा। आसा से यहाँ से जितना है ना, ये आसा अब वाला, सब में द्वितीय लगाइएगा लास्ट में, सब में द्वितीय लगाएगा। आ से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, ये अ से अकबर द्वितीय, और ये ब से बहादुर शाह द्वितीय।
ठीक है, एक दो बार लिखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। समझ गए? बहादुर जहां फरूक मोहम्मद अहमद आसा अब। हाँ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार और देखिएगा, आपको याद हो जाएगा कौन कौन से है। अब इनके भीतर चले, अब इनके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में चलेंगे। अब इनके थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चलेंगे। पहला है बहादुर शाह प्रथम। पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम। इसका शासन काल था 1707 से 1712 में। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इन्हें क्या क्या उपाधियां प्राप्त थी, इन्हें क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला इन्हें उपाधि प्राप्त थी किसकी? साहे बेखबर की उपाधि। साहे बेखबर की उपाधि प्राप्त थी। और ये साहे बेखबर की उपाधि इसे किसने दी थी? तो खफरी खां के द्वारा दिया गया था। नाम था उस एक वजीर का, एक व्यापारी का था, वजीर नहीं व्यापारी था, जो खफरी खां के द्वारा इन्हें साहेब बेखबर की उपाधि दी गई थी। तो इतना डीप ज्यादा जरूरी नहीं है जानने के लिए, बस आपको याद रखिए कि इस बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर की उपाधि प्राप्त थी। इसका मूल नाम, बहादुर शाह का मूल नाम जो था वो मुअज्जम था। इसका पहले नाम जो स्टार्टिंग में नाम था जो मुअज्जम था, वास्तविक नाम जिसे कहा जाए वो मुअज्जम था। ठीक है, अब देखिए, मुअज्जम मुअज्जम बहादुर शाह के 3 भाई थे। बहादुर शाह प्रथम के 3 भाई थे। बहादुर शाह के 3 भाई थे। अब ये बहादुर शाह किनका किनका बेटा था जी, बता सकते हैं? 1707 या 1712 था, बहादुर शाह किनका बेटा था? ये इसका था लास्ट में। लास्ट में औरंगजेब। हाँ, 1707 औरंगजेब 1707 में 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो बहादुर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। ठीक है, एक बहादुर शाह प्रथम, एक आजम और एक कामबख्श। ठीक है, 3 पुत्र थे। और तीनों जबकि तो सत्ता गद्दी पर कौन बैठेगा? पुत्र है 3, गद्दी है 1। तो पुत्र है 1, 3, गद्दी है 1। तो उत्तराधिकार के लिए कौन गद्दी पर बैठेगा? सबसे बड़ा वाला। बड़ा वाला, जो शक्तिशाली होगा भैया। जो शक्तिशाली होगा। यहाँ वो नियम नहीं है कि सबसे बड़ा वाला है तो सबसे बड़ा वाला ही बैठेगा वहां। जो शक्तिशाली होगा वो बैठेगा। अब शक्तिशाली कैसे पता चलेगा कि कौन शक्तिशाली है? तो हो गया दोनों में युद्ध। तो उत्तराधिकार गद्दी में बैठने के लिए कौन सबसे उच्च है, उसके लिए हो गया युद्ध। तो बहादुर शाह ने अपने एक भाई आजम के साथ अपने एक भाई आजम के साथ जजाऊ का युद्ध लड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जजाऊ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बहादुर शाह प्रथम और आजम, उसके भाई आजम के बीच लड़ा गया था जजाऊ युद्ध, जहां पर बहादुर शाह विजयी हुआ। उसके बाद बीजापुर का युद्ध लड़ा गया। उसके बाद उसने बीजापुर का युद्ध लड़ा और बीजापुर के युद्ध में उसने अपने भाई कामबख्श को भी हरा दिया। और कामबख्श को हरा करके बहादुर शाह मुगल की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर अब शासन करने लगा। ठीक है, तो ये जो दोनों जजाऊ का युद्ध और बीजापुर का युद्ध था, ये दोनों युद्ध बहादुर शाह के लिए उत्तराधिकार का युद्ध थे। ये दोनों युद्ध क्या था? उत्तराधिकार हाँ, का गद्दी युद्ध, के लिए। गद्दी के लिए था। ये उत्तराधिकार का युद्ध था। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि किस मुगल शासक ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था? किस मुगल शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था? बहादुर शाह प्रथम ही था जिसने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। बाकी सबों ने तो पिछले वाले जो शासक था उसकी हत्या करवा करके उसकी गद्दी पर बैठा था। भैया, ये औरंगजेब का तीनों बेटा था ना, बहादुर शाह, आजम और कामबख्श। हाँ, ये तीनों बेटा था। ठीक। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, आजम, कामबख्श और बहादुर शाह। ठीक है, तीनों के बीच अधिकार का युद्ध हुआ। पहला वाला आजम के साथ हुआ, जिसे युद्ध का नाम दिया गया जजाऊ का युद्ध। और दूसरा वाला बीजापुर का युद्ध था जो कामबख्श के साथ हुआ था। तो आजम और कामबख्श दोनों को हरा करके बहादुर शाह प्रथम
राजगद्दी पर, दिल्ली की गद्दी सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। और यह एक, देखिए, यह एक सहिष्णु शासक था। ठीक है ना, यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु शासक का मतलब होता है कट्टरपंथी नहीं था। ये कट्टरपंथी नहीं था। जहां इसका पिता एकदम कट्टरवादी शासक था, एकदम कट्टरवादी शासक था, जो हिंदुओं के प्रति एकदम कट्टर था, तो उसे हिंदुओं के प्रति एक बहुत कट्टर था, इसलिए औरंगजेब को असहिष्णु शासक कहा जाता है। उसके हिंदुओं को दमन करने की जो नीति थी, उसके द्वारा हिंदुओं की जो दमन करने की नीति थी, उसी के कारण बहुत से राज्य नाखुश हुए और बहुत से राज्यों ने अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र होने का निर्णय लिया। और उस स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने उसके साथ युद्ध भी लड़ा और बहुत सारे राज्य अलग हुए। इसी में आपको बताया कि देखिए, ये अवध अलग हुआ, बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, उससे कर्नाटक अलग हो गया। वो औरंगजेब के असहिष्णुता शासक के कारण, उनकी जो नीतियां थी, हिंदुओं के प्रति जो नीतियां थी, उसके कारण से। पर उसका पुत्र बहादुर शाह जफर उसके एकदम विपरीत था। वह सहिष्णु शासक था। ठीक है। मतलब विचारधारा शांतिपूर्वक वाला। विचारधारा शांतिपूर्वक था। इसके समय पर मराठों के द्वारा, निजामों के द्वारा इनसे कोई खटपट नहीं हुई थी। मराठों के साथ ये शांति से रहते थे, निजामों के द्वारा शांति से रहते थे। यहाँ तक कि सिखों से भी इनके संबंध बहुत ही अच्छे थे। केवल एक बंदा बहादुर के संदर्भ में इनका जो नीति था वो थोड़ा सा गड़बड़ाया था अंतिम समय में। बाकी सभी शासकों के द्वारा, मराठा की ओर से, निजामों की ओर से, मैसूर की ओर से, इनका जो सत्ता था, इनका जो शासन था, वो बहुत ही सहिष्णु शासक थे, बहुत ही मेल मिलाप करके रहने वाले शासक थे। चलिए, ठीक है, समझ में आया। तो बहादुर शाह समझ में आया। बहादुर शाह क्या थे? बहादुर शाह का मूल नाम मुअज्जम था। उन्हें उस साहिब बेखबर की उपाधि प्राप्त थी और उसे ये साहिब बेखबर की उपाधि खफरी खान ने दिया था। इन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, जिसमें पहला युद्ध अपने भाई आजम के साथ लड़ा, जजाऊ का युद्ध हुआ। फिर दूसरा अपने दूसरे भाई काम्बक्स के साथ लड़ा, जिसे बीजापुर का युद्ध हुआ। यह अपने पिता के विपरीत एकदम सहिष्णु शासक था, जिसके आपसी संबंध लोगों से बहुत ही अच्छे थे। अपने साम्राज्य के साथ संबंध सब बहुत अच्छे थे। अब दूसरा शासक आता है हमारा जहांदर शाह। बहादुर शाह के बाद आएगा हमारा दूसरा जहांदार शाह। जहांदार शाह जो था वो एक कमजोर शासक था। ठीक है। जहांदार शाह जो था वो एकदम कमजोर शासक था। ठीक है। इसी को नाम भैया लंपट। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। अब लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता था? देखिए, ये एक कमजोर शासक था। बहादुर शाह के भी 3 पुत्र हुए करते थे। बहादुर शाह का भी 3 पुत्र था। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम का भी, बहादुर शाह की जब मृत्यु हुई 12 में, तो उसके भी 3 पुत्र थे। उस 3 पुत्रों में एक सबसे कमजोर था, जो सबसे छोटा वाला जहांदर शाह। ठीक है। सबसे छोटा जहांदर शाह। तो जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई, तो बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो एक व्यक्ति था उस समय, मुगल शासक में एक व्यक्ति था, नाम था उसका जुल्फिकार खान। ठीक है। नाम को बड़े अच्छे से समझिएगा। एक धनपत व्यक्ति था, एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। ठीक है ना। तो जुल्फिकार खान ने, जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई, तो जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह की सहायता की। जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह की सहायता कर उसके साथ मिल करके अपने दोनों भाइयों को मरवा दिया। उसके दोनों भाइयों को उसने जुल्फिकार खान के साथ मिल करके जहांदर शाह के द्वारा उसके द्वारा दोनों भाइयों को मरवा दिया। ठीक है। वो उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, वहां पर कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, वहां छल से दोनों को मरवा दिया गया। अच्छा, इसीलिए इसको बना दिया गया। उसके बाद जुल्फिकार खान की सहायता से, जुल्फिकार खान के सहयोग से जहांदर शाह ने अपने दोनों भाइयों को मरवा दिया। जहांदर शाह के जो दोनों भाई थे,
उन दोनों भाई को इसने मरवा दिया। हम्म, ठीक है, किसकी सहायता से? ये जुल्फिकार जुल्फिकार। जुल्फिकार खां की सहायता से। क्योंकि हम्म, ये एक कमजोर शासक था, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर शासक था, तो जुल्फिकार की सहायता से उसने मरवा तो दिया, जिसकी खुशी में जिसके जिसके कारण जुल्फिकार खां की सहायता के कारण ही ये शासक बना था। इस कारण से हाँ जुल्फिकार खां को इसने वजीर बना दिया, अपने राज्य का वजीर बना दिया, जुल्फिकार खां का अपना वजीर बना दिया। इसलिए वजीर जुल्फिकार बोले। वजीर क्या भैया? वजीर नहीं जानते हैं? चेस नहीं खेला जी? वजीर मतलब हाँ सेनापति चेस नहीं खेली। बस जिससे चलता है। चेस नहीं खेले हम लोग। नहीं खेले चेस? नहीं। वजीर, सेनापति, सेनापति। हाँ वही सेनापति। अच्छा, सेनापति। हम्म। अच्छा। वजीर जुल्फिकार खां सेनापति को मतलब है। जुल्फिकार खां को उसने अपना वजीर बना लिया, क्योंकि उसने उसकी सहायता की थी सत्ता प्राप्त करने हाँ, में, इसलिए सबसे उसने खास सेनापति। हाँ का सेनापति बना दिया। अब देखिए, ये जो जहादर शाह था, ये एक लाल कुमरी नामक वैश्या, लाल कुमरी नामक वैश्या के कारण ये बहुत चर्चित था। इसका सारा ध्यान इसी तरफ लगा रहता था, लाल कुमरी नामक एक वैश्या से ही इसका सारा ध्यान लगा रहता था, जिस कारण से ये दिल्ली के शासक नहीं बन पाया, मतलब दिल्ली पर उस तरीके से शासक नहीं कर पाया, और ज्यादातर जो शासन था वो इसी जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, इसी जुल्फिकार खां के ही संरक्षण में था। ये ज्यादातर इनके इसके लाल कुमरी नामक वैश्या के कारण से वह राजपाट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जहादर शाह राजपाट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसलिए इसके जो मंत्रीगण थे, उनके द्वारा इन्हें लंपट मुर्गी की उपाधि दी गई थी। सही है। इसके द्वारा लंपट मुर्गी की उपाधि दी गई थी, समझ गए? हाँ। चलिए, इसके बाद एक दो बंधु सैयद बंधु का नाम बहुत तेजी से उठता है। सैयद बंधु क्या है? सैयद बंधु ये दो मुसलमान भाइयों का एक सैन्य दो मुसलमान भाई हैं। सैयद बंधु जो है वो दो मुसलमान भाई हैं। ठीक है, इनका भी धीरे धीरे समय, इनके पास भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ती गई, धीरे धीरे ये इनके पास भी सैन्य शक्ति बढ़ती चली गई, और ये एक ऐसे सैन्य शक्ति बन गए थे जो किसी भी राजा पर हमला करने के लिए तैयार थे। ठीक है ना? मतलब एक छोटा मोटा दो भाइयों का एक सैन्य संगठन था, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। तो जहादर शाह का ही एक पुत्र था जिसका नाम था फर्रुखसियर। यह बहुत लालची था, यह बहुत लालची था, इसे फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत लालची था, इसे बहुत जल्द ही दिल्ली की सत्ता पर बैठनी थी, दिल्ली की गद्दी पर इसे बैठनी थी। तो इसने सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से जहादर शाह की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से, सैयद बंधुओं के सहयोग से जहादर शाह की हत्या करा दी, और 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और ये 1719 तक शासन करता है। ठीक है, इनको गद्दी पे बैठाने का सबसे बड़ा श्रेय किनको जाता था? तो सैयद बंधुओं को। सैयद बंधु का नाम क्या था? देखिए, सैयद बंधु दो मुसलमान भाई थे, एक था अब्दुल्ला खां और एक था हुसैन खां। ठीक है, तो इन्हें ही सैयद बंधु कहा जाता है, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। यही है कौन? ये सैयद बंधु। फखरुद्दीन इसका सहयोग करने वाला। हाँ, इनका सहयोग करने वाला, इनको इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनसे भी एक प्रश्न बनता है, आगे बताएंगे। तो सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखसियर ने जहादर शाह की हत्या करवा दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, 1713 से लेकर के 1719 तक बैठता है। इसके गद्दी पर बैठने का सबसे मुख्य विशेष, इसके गद्दी पर बैठाने का सबसे मुख्य योगदान सैयद बंधु का था, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को। इसलिए फर्रुखसियर ने दिल्ली की गद्दी में, जब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठता है, तो अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि दे देता है, अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि दे देता है, और हुसैन खां को मीर बख्शी की उपाधि दे देता है।
मीर अच्छा हाँ। बख्शी की उपाधि दे देता है। मीर बख्शी होता है सैन्य संगठनों का नेता, ठीक है, सैन्य संगठनों का नेता। सैन्य संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो मीर बख्शी करता है। अब यहाँ पर बोलिए वजीर, फिर वजीर क्या था जी? वजीर सेना नायक। वह वजीर सेना नायक। वजीर का जो शब्द समझिए ना, तो इस तरीके से समझिए कि वजीर जो हो गया महामंत्री हो गया एक तरीके से। हाँ महामंत्री, हाँ बोल सकते हैं। हाँ, महामंत्री कहिए उसको एक तरीके से। जैसे अभी के समय में आपका गृह मंत्रालय जिनके जिनके अंडर में आता है, अमित गृह शाह। मंत्रालय, हाँ गृह मंत्रालय बोल सकते हैं। हाँ, वो इस तरह का पद था उस समय, वजीर। तो सैयद बंधुओं में से अब्दुल्ला खां को उसने वजीर की उपाधि दे दी, और हुसैन खां दूसरे भाई को उन्होंने मीर बख्शी बना दिया, ठीक है। अब फर्रुखसियर से क्या प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में? फर्रुखसियर से क्या प्रश्न पूछा जाता है? तो फर्रुखसियर को पहला तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा इस पॉइंट से कि फर्रुखसियर को सियासत की गद्दी दिलाने में किसका योगदान था? हाँ सैयद बंधु। फर्रुखसियर को फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने पर किसका योगदान था? तो सैयद बंधु का था, ठीक है। ये पूछता है कि ये 1716 में बंदा बहादुर को किसने फांसी दिलवाई थी? इस मुगल वासी ने बंदा बहादुर को फांसी दिलवाई थी। अब ये बंदा बहादुर है कौन? ये बंदा कौन है? बहादुर आखिर है कौन? बंदा बहादुर सिख सिख के अंतिम गुरु जानते हैं कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु ये गोविंद, गुरु गोविंद। श्री गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उनके बाद कोई गुरु नहीं आया, उनके बाद कोई गुरु नहीं आया। उनके बाद गुरु, उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, गुरु गोविंद जी का जो प्रिय शिष्य था वो था बंदा बहादुर, ठीक है। बंदा बहादुर जो था वो गुरु गोविंद का एक शिष्य था, जो सिखों के धर्म को, सिख साम्राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इसी पर थी। अच्छा ये बंदा बहादुर को। हाँ, बंदा बहादुर को ही थी। पर बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के द्वारा 1716 में फांसी दे दी जाती है, ठीक है। अगला इसके बाद वाला जो चैप्टर है, यानी ऐसे तो अगर पढ़ते तो इसके बाद सिख साम्राज्य नहीं आता, पर इसके बाद हम लोग अभी यूरोपीय आगमन की शक्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद जब आपको ये बताएंगे, सिख साम्राज्य बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि ये बंदा बहादुर क्या थे और किस कारण से उन्हें फांसी दी गई थी। तो अभी आपको फर्रुखसियर से रिलेटेड एक याद रखना है कि 1716 में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। वो आप सिख साम्राज्य बताएंगे ना, तो उसमें देखिएगा इससे इसी तरह से रिलेटेड तीन क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर को फांसी किसने दिया था, अर्जुन देव को फांसी किसने दी है, किस मुगल शासक ने दिया था, गुरु गोविंद सिंह को किस कारण से दिया गया है? किस कारण से दिया गया है? ये कारण बहुत ही हाँ छोटा सा था। कारण ये था कि जो फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें इसलिए कारण फांसी दिला दिया गया कि इन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग कर रहे थे मुगल शासक के विरुद्ध। लड़ाई अच्छा। झगड़ा सैन्य शासन का प्रयोग हाँ कर हाँ। रहे थे फर्रुखसियर के विरुद्ध, हम्म। ठीक है। इस कारण से उन्हें फांसी दे दी गई, अच्छा ठीक। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि 1717 में इन्होंने, अभी हम केवल जो ये फर्रुखसियर के द्वारा जो किए गए कार्य है ना उनको उठाए हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगिएगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इनसे रिलेट करती, क्योंकि इतिहास है ना। तो ऐसा नहीं था कि मुगल वंश 1716 1713 से 1719 में केवल मुगल वंश ही चल रहा है, समझ रहे बात ना। जैसे अभी हाँ 2021 चल रहा है तो भारत की स्थिति कुछ और, भारत में कुछ और चीजें चल रही हैं, ब्रिटेन में कुछ और चीजें चल रही हैं, बांग्लादेश में ब्रिटेन थोड़ा दूर हो गया, पाकिस्तान में कुछ और चीजें चल रही हैं, बांग्लादेश में कुछ और चीजें चल रही हैं, चीन में कुछ और चीजें चल रही हैं। तो फर्रुखसियर तो अभी मुगल की दिल्ली पर शासक पर हैं, पर इनके आसपास भी बहुत कुछ चीजें हो रही है, पता है कि नहीं? इनके हाँ। आसपास भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। 1700-1600 में ही कौन शासन करने भारत में आ जाते हैं? अंग्रेज। 1600 में ही अंग्रेज भारत में शासन करने आ जाते हैं, और अभी तो अंग्रेजों का ही शासन चल रहा होगा 1717 में, है जी। तो 1717 तक अंग्रेज अभी शासन नहीं कर रहे थे, अभी केवल व्यापार कर रहे थे, सब अभी धीरे धीरे चल रहा है। 1717 में वो व्यापार कर रहे थे, वो शासन करना शुरू करते हैं जब 1857 की जब क्रांति में वो जीत जाते हैं,
सॉरी 1857 बोल रहे, 1757 जब वो पानीपत का युद्ध लड़ जाए, सॉरी पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ये सब युद्ध जब वो जीतते हैं तो वो गद्दी कर लगते हैं। तो उसी बीच 1717 में अंग्रेजों को, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो अंग्रेजों से रिलेटेड है। अंग्रेज जब यहाँ व्यापार करने आए तो 1717 में अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान जारी करने का मतलब है, उन्होंने शाही फरमान जारी कर यह कर दिया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। आप शाही फरमान जारी करके मुगलों बंगाल में शाही फरमान जारी कर उन्होंने बंगाल भेज दिया, और बंगाल में बोला गया कि आप बंगाल में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। किस चीज का व्यापार जी? तो चाय का व्यापार। चाय का व्यापार आप 1717 में उन्होंने शाही फरमान दिया। तो फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान दिया गया कब? अंग्रेजों को फर्रुखसियर के द्वारा शाही फरमान दिया गया 1713 में। आपसे ये पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि 1713 में किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों को शाही फरमान दिया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को 1717 में शाही फरमान दिया गया था। ठीक है। हाँ ठीक। और एक पॉइंट और आता है, जैसा राजा जयसिंह, राजस्थान के राजा थे, राजस्थान के राजा थे राजा जयसिंह। ये भी स्पष्ट पूछा गया है कि राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? सवाई राजा जयसिंह बोला जाता है इनको। राजस्थान के जो राजा थे इनको सवाई राजा जयसिंह बोला जाता है। तो ये सवाई की उपाधि जो थी, उन्होंने उसे सवाई की उपाधि जो थी उसे फर्रुखसियर नहीं दिया था। राजस्थान के जो राजा थे उनके द्वारा ही सवाई की उपाधि, फर्रुखसियर के द्वारा ही सवाई की उपाधि दी गई थी। तो ये है फर्रुखसियर से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। पहला तो बंदा बहादुर को इम्पोर्टेंट है, बंदा बहादुर की फांसी की सजा किसने दी थी? बंदा बहादुर को फांसी किसने दिया था जी? तो फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया 1716 में। अंग्रेजों को शाही फरमान किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में। फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने का मुख्य श्रेय किन्हें जाता है? तो सैयद बंधुओं को जाता है। सैयद बंधु कौन? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। हाँ, सवाई राजा जयसिंह को, जो राजस्थान के राजा थे, उन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो फर्रुखसियर ने दी थी। ठीक है। अब जब 1719 में फर्रुखसियर की मृत्यु होती है, तो उसके बाद रफी उद दर्जात 1719 में, ठीक है, बनते हैं। अब इसकी मृत्यु होती किस कारण से है? इसकी मृत्यु, फर्रुखसियर की मृत्यु होती किस कारण से है? तो फर्रुखसियर की मृत्यु होती उसी कारण से है जिस कारण से उसे राजगद्दी मिला था। सैयद बंधु फर्रुखसियर की मृत्यु का श्रेय जाता है सैयद बंधुओं के द्वारा। सैयद बंधु ही ने फर्रुखसियर की सहायता कर उसे दिल्ली का सिंहासन में बैठाया था, और सैयद बंधु ने ही उसकी हत्या भी करवा दी थी। 1719 में सैयद बंधुओं के द्वारा ही फर्रुखसियर की हत्या करवा दी गई थी। क्लियर? सैयद बंधु की सहायता से ही फर्रुखसियर जहांदर शाह की हत्या करवा करके फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है, सैयद बंधु की सहायता से। उसी तरीके से सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को मरवा दिया, और फर्रुखसियर को मरवाकर रफी उद दर्जात को 1719 में गद्दी पर बैठाया। ठीक। और ये रफी उद दर्जात ज्यादा समय तक नहीं, फरवरी से जून महीने तक ही रह पाए, फरवरी से जून तक ही ये गद्दी बैठ पाए, और टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जब टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर से सैयद बंधु ने रफी उद दौला को गद्दी पर बैठाया। 1719 में रफी उद दौला को गद्दी पर बैठाया। ये जून से सितंबर तक रहे, और फिर पेचिस की बीमारी के कारण भी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। पेचिस की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो पेचिस की मृत्यु के बाद जब रफी उद दौला की मृत्यु हो गई, तो फिर 1719 में ही सैयद बंधु ने ही, अभी सब कुछ काम सैयद बंधु कर रहा है, सैयद बंधु ने ही मोहम्मद शाह को दिल्ली का सिंहासन बैठाया। 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह बैठता है। ठीक है।
यानी आपको समझ में आया कि ये सैयद बंधु जो हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये राजाओं को बैठा रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये राजाओं को निर्माण कर रहे थे, यानी दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठेगा उसका निर्णय कुछ समय तक इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दोनों भाइयों ने किया था। सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने जहांगीर शाह का हत्या करवाया और फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। फिर इसने फर्रुखसियर की हत्या करवाई, रफी-उद-दौराज को गद्दी पर बैठाया। जब रफी-उद-दौराज मर गया तो इसने रफी-उद-दौला को बैठाया। रफी-उद-दौला मर गया तब जाकर के इसने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, समझे? तो सैयद बंधु को मुगल शासक का शासक निर्माता कहा जाता है। समझे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुगल शासकों का शासक निर्माता किसे कहा जाता है? मुगल शासक के समय शासक निर्माता किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शासकों का निर्माण किया था, बहुत सारे शासकों को। तो सैयद बंधुओं ने रफी-उद-दौला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, पर मोहम्मद शाह था तेज, मोहम्मद शाह था तेज। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, इन्हें रंगीला बादशाह की उपाधि प्राप्त थी, और ये था थोड़ा सा दिमाग वाला व्यक्ति। ये जानता था कि सैयद बंधु ने इन्हें बैठाया, सैयद बंधु ने मुझे गद्दी पर बैठाया है और वक्त आएगा तो ये मुझे मरवा भी देगा और फिर किसी दूसरे को बैठाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही करते आ रहा है। अगर उसकी बात जो नहीं मानते थे उनकी वो हत्या करवा देता था और उसके बदले में कोई दूसरा राजा बैठा देता था। तो मोहम्मद शाह जानता था कि जैसे इसने मेरे पिछले वाले शासकों के साथ किया है वैसा ही ये मेरे साथ करेगा। इसलिए मोहम्मद शाह ने क्या करवाया, सैयद बंधुओं का पतन करवा दिया, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। समझ में आया बात? सैयद बंधुओं का पतन किसने किया? सैयद बंधुओं का पतन किया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को मरवा दिया। किस कारण से मरवाया तो आप समझे? यह जानता था कि इसने मुझे गद्दी पर बैठाया है, जिस तरह इसने पीछे वाले शासकों की हत्या करवाकर मुझे गद्दी पर बैठाया है, ये मेरे साथ भी वैसा ही करेगा, मेरे साथ भी समय आने पर ऐसा ही करेगा और उसकी हत्या करवाकर किसी दूसरे को बैठाएगा। इससे पहले कि ये मेरी हत्या करे, मैं इन्हीं की इसी के इन दोनों की हत्या करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। उसके बाद बताए थे कि उसके बाद बताए थे कि जो मुगल वंशकों से कुछ राज्य अलग हो रहे थे, जैसे अवध, बंगाल, बताए थे ना, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब अलग हो रहे थे। तो ये सब किस समय अलग हो रहे थे? तो ये मोहम्मद शाह के समय है। मोहम्मद शाह का जो शासन था उसी समय अवध, बंगाल और हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। ठीक है, ये सब अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये एकदम इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि मुगल वंश जो था अब बहुत कमजोर हो चुका था। मोहम्मद शाह उस तरह का सम्राट नहीं था जो इन पर काबू पा सक रहा था। ठीक है, इन राज्यों पर, इन प्रांतों पर काबू पा रहा था, और ये प्रांत जो थे, ये जो राज्य थे, ये अपना युद्ध लड़ करके अपने युद्ध लड़ करके मुगल वंशकों से मुक्त हो रहे थे। मुगल वंशकों से ये अपना नाता तोड़ रहे थे और मुगल वंशकों से ये अलग हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद शाह जो था उस समय बहुत ही वीक शासक, बहुत ही कमजोर शासक था ये। समझे? मुगल शासक तो था जो कमजोर शासक था। तो इसी के समय ये राज्य सब स्वतंत्र हो रहे थे। एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि मुगल मोहम्मद शाह के समय ही राज्य जो थे वो अलग हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, मोहम्मद शाह के समय ही। नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह ईरान से आया एक व्यापारी था। नादिर शाह ईरान का शासक था, ऐसा समझिए। तो ईरान का एक व्यक्ति था जो भारत में लूटने आया था, भारत को लूटने आया था, भारत पर आक्रमण करने आया था। पर भैया, ईरान का नेपोलियन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। अच्छा, नादिर शाह को ईरान से आया था, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था।
ठीक है, वो भारत पर हमला करने आया था, भारत पर हमला करने आया था, और उसने देखा यहाँ पर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे सामान है, ठीक है, तो यहाँ से वो आक्रमण कर बहुत सारा पैसा लूट कर ले गया, बहुत सारे सामान भी लूट कर ले गया। नादिर शाह नेपोलियन था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण 1739 में हुआ था। ये डेट याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 पर क्या क्या किया उसने, तो वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर आक्रमण के दौरान वो यहाँ से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर चला जाता है। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते हाउस कहा जाता है, उसे लेकर के वो यहाँ से ईरान चला जाता है। ये दो चीजें महत्वपूर्ण चीजें, कोहिनूर हीरा जो भारत किसान था, उसे नादिर शाह लूट के ले गया, और मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह ने लूट कर ले गया। ये मयूर सिंहासन वही है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था, जिसे वो लूट करके ले गया। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। हेलो। ठीक है, हाँ जी। तो अभी तक वापस नहीं आया है हीरा? कोहिनूर हीरा अभी तक वापस आया है? नहीं, कोहिनूर हीरा वापस आया था, अभी तो ये नादिर शाह ने लूट कर ले गया। नादिर शाह के बाद ये कोहिनूर हीरा भारत आया था, राजा रणजीत सिंह के पास ये आया था, जो सिख साम्राज्य से संबंधित हैं। और फिर राजा रणजीत सिंह के बाद वो जो हीरा था वो अंग्रेजों के द्वारा वो ब्रिटेन चला गया, और अब तो वो ब्रिटेन में है, महारानी के क्राउन में लगा रहता है। पूर्ण महारानी तो है ना। महारानी के एलिजाबेथ। क्राउन में लगा रहता है। ठीक है, वो कोहिनूर हीरा। तो वो कोहिनूर हीरा किसने लूट के ले गया था? 1739 में नादिर शाह ने लूट के ले गया था। और कोहिनूर हीरा के साथ साथ मयूर सिंहासन भी, जिसे हम लोग तख्ते ताउस भी कहते हैं, उसे भी वह उठाकर ले गया था, उसे भी लूट कर ले गया था। भैया, हाँ। मयूर सिंहासन में ही तो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था ना शायद? नहीं, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा नहीं लगा था। मयूर सिंहासन था जो राज दरबार में बैठने वाला सिंहासन था, दिल्ली के दरबार में बैठने का एक बहुत बड़ा सिंहासन था। ठीक है, बहुत बड़ा सिंहासन था, तख्ते था, उस बहुत सीढ़ियों के ऊपर रखा हुआ एक बहुत बड़ा था, बैठने का सोफा समझिए, बहुत बड़ा था। से वो वहां से लूट करके ले गया। ये तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम यही होगा, मोहम्मद शाह। यही होगा, मोहम्मद शाह। इसके बाद तो कोई बैठ ही नहीं पाया। बैठ पाया जी इसके बाद? नहीं। इसके बाद तो लूटिंग के लिए गया, कहाँ से बैठेगा? ठीक है, चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा जाता है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 में। किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। क्या किया था उसने? तो उसने कोहिनूर हीरा लूट के ले गया, मयूर सिंहासन लूट के ले गया, और बहुत सारा पैसा लूट के ले गया, बहुत सारा पैसा लूट करके ले गया। मोहम्मद शाह की मृत्यु 48 में हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है अहमद शाह। ठीक है, अब जितने भी शासक आएंगे ना, वो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे, और बहुत कमजोर शासक थे। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, और 1748 से 1754 तक गद्दी पर बैठता है, सिंहासन पर 1748 से 1754 तक बैठता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाला है कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ठीक है, ये भी एक नेपोलियन था, ये भी एक ईरानियन था, ये भी ईरान से आया था। ठीक है, देखिए हुआ क्या, जब नादिर शाह यहाँ से 1739 में सब लूट करके ले गया, कहाँ ले गया? ईरान ले गया। ईरान ले गया। ईरान ले गया। ईरान में कुछ सालों के बाद अहमद शाह अब्दाली ने उसकी हत्या कर दी, नादिर शाह की हत्या कर दी।
अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह की हत्या कर दी और सारा चीज ये इसने हड़प लिया। सारा चीज अहमद शाह अब्दाली ने हड़प लिया। और अहमद शाह अब्दाली ने देख जाना कि यह सब जो ये चीज लूट के लाया है ये कहाँ से लाया था जी, तो भारत से लाया था। ठीक है, इसलिए वो फिर भारत आया लूटने के लिए। अब अहमद शाह अब्दाली आया भारत में लूट करने के लिए। तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है और भारत पर ये कितने बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली? 7 बार भारत पर ये अहमद शाह अब्दाली। कोई और भी ये अहमद शाह अब्दाली भारत पर लगभग, हाँ जी हाँ ठीक है भैया। अहमद शाह अब्दाली भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण करता है और सबसे पहली बार 1748 में आक्रमण करता है। पहली बार ये 1748 में आक्रमण करता है अहमद शाह के समय। ये याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली करता है आक्रमण किसके समय? अहमद शाह के समय। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है किसके समय? अहमद शाह के समय। ओके, पार्ट क्लियर है? 1748 से 1754 तक ये शासन करता है और अहमद शाह अब्दाली के समय ही ये भारत पर अहमद शाह अब्दाली इस समय, अहमद शाह के समय ही, नाम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा नाम पे, ये भी अहमद शाह है, ये भी अहमद शाह है। पर इस अहमद, यह जो अहमद, गड़बड़ा नहीं जाइएगा, यह अहमद शाह जो है ये भारत, ये ईरानियन है, ये ईरान से आया है और इसके साथ अब्दाली लगा है, इसलिए अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं ये। तो नाम से याद रखिएगा कि अहमद अहमद दोनों था। अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के शासनकाल में ही आया था और उसने पहली बार 1748 पर भारत में आक्रमण किया और इसके साथ उन्होंने कुल कितनी बार किया? कुल 7 बार भारत पर आक्रमण किया, बहुत सारा पैसा लूट कर ले गया। भैया और कोई था ना जो 7 या, हाँ 7 ही बार तो किया था आक्रमण, कौन था? 7 बार नहीं, उससे ज्यादा बार था, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी। गजनवी। ऐसे तो भैया 17 बार आक्रमण किया गुलाम गौरी। 17 बार क्या था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलिए। तो अहमद शाह की मृत्यु 1754 में होती है। अहमद शाह की मृत्यु 1754 में होती है। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। यहाँ से अब शासक कमजोर होते चले जा रहे हैं। आलमगीर द्वितीय में कुछ ज्यादा काम किया नहीं था इन्होंने। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 54 से 58 तक था और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला तो जो वो बंगाल का नवाब था, उसके बीच जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल बादशाह जो था वो आलमगीर द्वितीय ही था। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कभी कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था उस समय बादशाह आलमगीर द्वितीय था, 1757 में। प्लासी का युद्ध, पता प्लासी कहाँ है पता है ना जी? प्लासी पता है कहाँ है? 1757 में हुआ। प्लासी कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता में। प्लासी कलकत्ता में है, भागीरथी नदी किनारे। भागीरथी नदी किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किनके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ था, वही प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट खत्म करते हैं। तो उसके बाद आलमगीर के द्वितीय के बाद आ गया शाह आलम द्वितीय। सब अभी द्वितीय आएगा, पढ़े थे ना, आशा अब, आशा आ सा और अब, यही 4 बचे हैं। तो आलमगीर पहला था, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय को हमने पढ़ा 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उस समय ये मुगल बादशाह था। अब आएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय 2 शासक हुए। ठीक है, थोड़ा सा ये समझने वाला, शाह आलम द्वितीय भी एक लंबा समय था और शाह आलम द्वितीय के समय 2 शासक हुए थे। शाह आलम द्वितीय के समय एक ही समय में 2 शासक हो गए थे।
मुगल साम्राज्य में एक ही समय में 2 शासक हो गया। एक शासक का नाम था शाहजहां तृतीय, जो 1758 से 1759 तक रहा था, जिसने अपने आप को दिल्ली में, जब वो दिल्ली में था तो अपने आप को दिल्ली का दिल्ली का राजा मान लिया, दिल्ली का यानी मुगल शासक मान लिया। पर जब शाह आलम द्वितीय जो बिहार में था उस समय, और बिहार में अपने आप को उसने सम्राज्य माना था, शाह आलम द्वितीय जब अपने बिहार में था तब उसने अपने आप को मुगल वंश का मुगल शासक माना था। तो जब ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बिहार से दिल्ली जाता है तो इसे शाहजहां को हरा करके मुगल वंश में अपना नींव डालता है। यानी ज्यादा समय नहीं, 1759 में ये नींव डालता है। 1759 में गद्दी पर बैठता है और 1806 तक रहता है। इतना क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट है इसके समय होने वाले काम, इसके समय होने वाले मुख्य काम है 1764 में बक्सर का युद्ध। पहला काम ध्यान रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, ठीक, वो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। उसके बाद पानीपत का जो युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड वाला, पानीपत का थर्ड युद्ध जो हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, वो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में शाह आलम द्वितीय के समय। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इलाहाबाद की संधि हुई, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, वो भी इसी के समय शासनकाल में हुआ था 1765 में। तो ये 3 फैक्ट चीज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बक्सर का युद्ध संधि का 1764, मतलब भैया संधि 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 का मतलब क्या? युद्ध की समाप्ति के लिए एक संधि की जाती है। युद्ध अच्छा, में जब तक हार नहीं हो रहा है तब तक तो हार हो गया, ठीक है, हार तो हो गया, हार होने के बाद भी एक संधि की जाती है कि आप हारे हैं तो आपको ये सब चीजें देनी पड़ेगी, वही सब चीजें जो एक नियम, जो एक कानून बनता है, उसी को संधि कहा जाता है। तो बक्सर का जो ठीक युद्ध है। हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। उससे पहले ही पानीपत का युद्ध लड़ चुका, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा चुका था 1761 में अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। होता क्या है कि 1803, अब चूंकि यहाँ मुगल शासक जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत ही कमजोर हो चुका है। कमजोर समझ रहे हैं ना, अपने शासन काल में इसका कोई अब सुनता नहीं है, सब अपना अपना राज्य बना दिया है, कोई इसका सुनता नहीं है। तो 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से, लॉर्ड लेक एक ब्रिटिश था, इसके प्रयास से शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ही अंग्रेज जो है, जब शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज संरक्षण प्रदान करना शुरू करते हैं तो यहीं से अंग्रेज दिल्ली पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देते हैं, दिल्ली में की ओर घुसते हैं, यही शाह आलम के द्वार से, शाह आलम द्वितीय के द्वार से ही ये दिल्ली पर अपना पैर फैलाना शुरू करते हैं। 1803 में लॉर्ड लेक ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान करा दिया, यानी अब शाह आलम द्वितीय अंग्रेज का आदमी हो गया, अंग्रेज की ओर से काम करने लगा, अंग्रेज को उसका संरक्षक बना लिया। फिर जब शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 में हो जाती है, 1806 में जब शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 तक शासन करते हैं। और उनका बस एक ही चीज याद है, उनको से एक ही चीज याद रखिएगा कि जब उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी, जब उनका जो वित्तीय स्थिति था, रहने सहने के लिए उनका जो आदर नहीं किया जा रहा था, जो उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो रही थी, तो वो राजा राम मोहन राय को लंदन भेजते हैं, यानी ब्रिटेन भेजते हैं, और वहाँ की महारानी को यह बताने के लिए कि राजा की स्थिति जो यहाँ है, जो मुगल शासक हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। इससे यही याद रखिएगा कि वो राजा राम मोहन राय को वहाँ भेजते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राम मोहन राय को ये राजा किसने कहा था, तो अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा कहा था, ठीक है। उसके बाद जब अकबर द्वितीय की मृत्यु 1837 में होती है
तो बहादुर शाह द्वितीय 1837 में गद्दी पर बैठता है और फिर 1857 में 1837 से लेकर के 1857 तक ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है। 1857 की जो क्रांति होती है, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, इस क्रांति के समय ही बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक था। तो इस क्रांति में इन्हें एक नया नेता चुना गया। इस क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्व करने के लिए नेता चुना गया, पर ये इतने बूढ़े हो चुके थे, कि इन्होंने नेतृत्व नहीं किया। इनका जो सेनापति था उसने इनका नेतृत्व किया। पर जैसे 1857 की क्रांति दबाई, अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति को दबाया, जैसे अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति को दबाया गया, उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद इन्हें कैद कर लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति करने के कारण, क्रांति हो जाने के कारण, क्रांति के जुर्म में इन्हें बंदी बना लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। इन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया, कारावास भेज दिया गया। रंगून म्यांमार है, भी रंगून म्यांमार बोला जाता था। तो म्यांमार रंगून भेज दिया गया, जहां पर रंगून में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। एक्सेप्ट कर रहे थे ना, 62 में मृत्यु हुआ था, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1857 के बाद जब 1858 में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि मुगल वंश का भारत में अब पतन हो चुका है, मुगल वंश अब पूरे तरीके से भारत में समाप्त हो चुका है। 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की गई इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, कि मुगल वंश अब समाप्त हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से मुगल वंश समाप्त हो गया। यही चीज है, और ये मेरा स्लाइड खत्म हो गया। यही चीजें हैं जहाँ पर आपको पढ़ना है, पहला मुगल शासक। समझ में आया कुछ? हाँ भैया। तो देख लीजिएगा एक बार दुनिया से। आज के लिए इतना ही। समझ आया होगा तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इससे क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना?